दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी जूली। ये कहानी का पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। सृष्टि सबकी नज़रों में मर चुकी थी, लेकिन नई पहचान डॉक्टर जूली बनकर अपने जुड़वा बच्चों की परवरिश कर रही है। दूसरी ओर अपनी बेवफाई पर पछताता ईशान सच जानने के लिए तड़प रहा है। लालची जीनी उसकी मौत चाहती है, जबकि डॉक्टर संजय जूली और बच्चों का सबसे बड़ा सहारा बनकर उनके करीब आता जा रहा है। अब ईशान को शक हो चुका है कि जूली ही सृष्टि है और इसी सच की तलाश में वह निकल गया है। अब कहानी में आगे कुछ देर सोचते रहने के बाद अचानक ईशान के आंखों में चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, हाँ, ऐसा ही करता हूँ, यही सही रहेगा। ईशान ने तुरंत हॉस्पिटल के ऑनर को कॉल करके बताया कि वह उनसे मिलना चाहता है। हॉस्पिटल के ऑनर रंजीत सिंघानिया ईशान के पिता यशवंत ठक्कर के जानने वालों में से थे, इसीलिए उन्होंने ईशान को तुरंत अपने ऑफिस के कैबिन में बुला लिया। जैसे ही ईशान रंजीत सिंघानिया के कैबिन में पहुंचा, रंजीत ने कहा, आओ ईशान, तुम्हारे डैड कैसे हैं? अच्छे हैं अंकल, मैंने सुना है कि तुम अभी भी अपने डैड के साथ नहीं रह रहे हो। यस अंकल, एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे काम आ गए हैं जिनकी वजह से मैं अभी डैड के साथ नहीं रह पा रहा हूँ। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। कैसे कहो, कैसे आना हुआ? अंकल, दरअसल मैं आपका हॉस्पिटल परचेज करना चाहता हूँ। व्हाट? पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अंकल प्लीज़, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मुझे आपके हॉस्पिटल से कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे वे देने से मना कर दिया है, इसीलिए। व्हाट नॉनसेंस, बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरा हॉस्पिटल खरीदने का प्रपोजल लेकर आ गए हो? सॉरी अंकल, वो काफ़ी टेंशन में हूँ और फिर ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? अंकल, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी कभी मेरे शरीर का सारा पानी अपने आप पसीने के रूप में बाहर निकलने लगता है और कभी कभी तो मेरा दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से ही शून्य पड़ जाता है, जिससे मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकता। अभी घर जाकर दवा ले लूँगा तो कल तक फिर से फिट हो जाऊँगा। ओह आई सी बेटा, मैं हॉस्पिटल में कॉल कर देता हूँ। तुम्हें जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए वे खोज कर तुम्हारे पास पहुँचा दिए जाएंगे। तुम घर जाकर आराम करो। जी अंकल। इसके बाद रंजीत सिंघानिया ने अपने हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाकर ईशान से सारी डॉक्यूमेंट्स ली और आदेश दिया कि जितनी जल्दी संभव हो वे सभी रिकॉर्ड्स ईशान के घर पहुंचा दिए जाएं। दिल्ली में श्रीमा और दक्ष आज बहुत खुश थे। उनकी खुशी तो इस बात की थी कि वे एक ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रिप में संजय अंकल भी उनके साथ रहेंगे। ये बात उनकी खुशी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। सामान पैक करके जूली बच्चों के साथ नीचे आ गई और वहाँ संजय पहले से ही अपनी नई चमचमाती कार के साथ खड़ा था। श्रीमा और दक्ष दोनों नए गाड़ी देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गए। वाह अंकल, आपने नई कार कब खरीदी? श्रीमा ने संजय के पास आकर पूछा। खरीदी तो एक हफ्ते पहले ही थी, लेकिन इसकी डिलीवरी संयोग से कल शाम को ही मिली। संजय ने प्यार से श्रीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। डॉक्टर संजय, आपने मुझे कल बताया नहीं, जूली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत शानदार, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और संजय के पास आकर खड़ा हो गया। संजय ने दक्ष को प्यार किया और कहा, चलो अब सब गाड़ी में बैठ जाओ, मैं सामान डिक्की में रख देता हूँ। श्रीमा प्यार से संजय से लिपटते हुए बोली, अंकल मैं आपके पास बैठूंगी। संजय ने श्रीमा को स्नेह भरी नज़रों से देखा। श्रीमा के चेहरे के भाव देखकर उसे अचानक अपनी बेटी की याद आ गई और उसके मन में ख्याल आया, अगर आज मेरी जूली जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी होती और शायद ऐसे ही मुझसे लिपट कर अपना लाड़ जताती। यह ख्याल आते ही संजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर श्रीमा को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा अभी लंबी ड्राइव है, इसीलिए पीछे की सीट पर बैठो। हरिद्वार में तुम्हें अपने बगल में बिठाकर घुमाऊंगा। श्रीमा को इतना प्यार मिलते ही देख दक्ष भी संजय के से लिपट गया और
शिकायती लहजे में बोला, अंकल आप केवल श्री को ही प्यार करते हो, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये सुनकर संजय हंस पड़ा। उसने श्रीमा को गोद से उठाकर दक्ष को उठा लिया और बोला, अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ बेटा। फिर आपने केवल श्री को ही अपने बगल में बैठाकर घुमाने की प्रॉमिस क्यों किया? मुझे भी आपके बगल में बैठकर घूमना है। दक्ष ने ये बात इतने प्यार भरे अंदाज में कही कि संजय के चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान खिल गई। उसने दक्ष के गालों को चूमते हुए कहा, ठीक है, एक दिन श्री मेरे बगल में बैठकर घूमेगी, फिर अगले दिन तुम बैठकर घूमना। हाँ, ये सही रहेगा। संजय का भरपूर स्नेह पाकर दक्ष खुश हो गया। तभी जूली ने कहा, चलो बच्चों, अब जल्दी से तुम दोनों गाड़ी में बैठ जाओ, हमें अब ट्रिप शुरू करनी होगी। और 5 मिनट के अंदर वे सभी हरिद्वार के लिए निकल गए। दिल्ली के होटल में जिनी हर संभव कोशिश करके हार चुकी थी, लेकिन ईशान उसका क्रेडिट कार्ड दोबारा एक्टिव नहीं करवा रहा था, इसीलिए वो अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रही थी। होटल के कमरे में बैठे बैठे उसने एक फैसला लिया और अपने इरादे को पूरा करने के लिए होटल से टैक्सी लेकर निकल गई। थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी दिल्ली के एक स्लम एरिया में जाकर रुकी। जीनी ने टैक्सी में बैठे बैठे ही किसी को कॉल किया और 2-3 मिनट के अंदर एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी उसकी टैक्सी के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही जीनी टैक्सी से बाहर निकली और बोली, ध्यान से सुनो बलवीर, कल वो मुंबई से आने वाली फ्लाइट से आ रहा है, काम हो जाना चाहिए, सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम, लेकिन पहले एडवांस तो दो, तभी काम करूंगा। जीनी के पास पैसे तो थे नहीं। उसने अपनी शादी के हीरे की अंगूठी निकाल कर दी और कहा, ये लो रखो, और अब इससे अधिक नहीं मिलेगा। बलबीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इतने में नहीं हो पाएगा, चुपचाप इतने में ही करो। जीनी ने गुस्से से बलबीर को हड़काते हुए कहा। जीनी के तेवर देखकर बलबीर का दिमाग गर्म हो गया और वो बोला, मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूँ, एक जिंदा आदमी को टपकाने की रकम मांग रहा हूँ। बलबीर की बात सुनकर जीनी ने कुछ देर सोचा और फिर एक झटके से अपने गले में पहनी हुई सोने की मोटी सी चैन निकाल कर देते हुए कहा, लो अब तो खुश हो ना? यस मैडम, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी आधी रकम और देनी होगी। बलबीर ने अंगूठी और चैन लेकर अपनी जेब में रखते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचूंगी। जीनी ने लापरवाही से कहा, तो मैं भी काम पूरा करने के बारे में बाद में ही सोचूंगा। बलबीर ने जीनी से और भी पैसे और गहने ऐंठने के मकसद से कहा। जीनी अब उसके जाल में फंस चुकी थी। उसने कहा, तो इसके लिए क्या करूं? काम पूरा होने के बाद मुझे कैश चाहिए, नहीं तो क्या? जरा अपने सामने की झोपड़ी की तरफ ध्यान से देखो मैडम जी। और बलबीर के ऐसा कहने से ही झोपड़ी के पास छिपा एक आदमी सामने आ गया। उसने मोबाइल को वीडियो शूट करने की अंदाज में पकड़ा हुआ था। उसे देखते ही बलबीर ने कहा, रविंदर जरा पास आकर मैडम जी को दिखा दो, तूने क्या क्या शूट किया है। रविंदर ने पास आकर शूट किया हुआ वीडियो जीनी को दिखाया तो उसके होश उड़ गए। वीडियो ऐसे शूट किया गया था कि उसमें केवल जीनी का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। सामने खड़ा बलबीर वीडियो में कहीं भी नहीं था और सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। यानी अगर यह वीडियो पुलिस तक पहुंच गया तो जाहिर सी बात है कि मुजरिम केवल जीनी ही घोषित होगी और अपना प्लान भी अब नहीं बदल सकती थी, क्योंकि ऐसी हालत में निश्चित रूप से ये दोनों पुलिस को वीडियो दे देते और हत्या की साजिश रचने के जुर्म में यह सोचते ही जीनी डर गई और बोली, मैं अपने सारे गहने तुम्हें दे देती हूँ, तुम यह वीडियो डिलीट कर दो और अब प्लान भी कैंसिल समझो। पहले सारे गहने उतार को दो मैडम जी, फिर वीडियो डिलीट होगा। बलबीर ने हंसते हुए कहा। जीनी ने डर के मारे अपने सारे गहने उतार कर बलबीर को दे दिया और वीडियो डिलीट होते ही वहां से कैब में बैठकर वापस होटल आ गई। जूली, संजय और बच्चे मस्ती करते हुए हरिद्वार पहुंच गए थे। वहां संजय ने एक 5 स्टार होटल में एक स्वीट्स बुक कर लिया, जिसमें 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक डाइनिंग स्पेस था। वह होटल गंगा के मुख्य धारा के किनारे बना हुआ था। स्वीट्स के दोनों कमरों से लगी हुई एक बड़ी सी बालकनी थी, जहां से गंगा का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। संजय स्वीट्स के मास्टर बेडरूम में जूली और बच्चों का सामान जमाते हुए बोला, डॉक्टर जूली, आप बच्चों के साथ मास्टर बेडरूम में रहिए, इसका बेड किंग साइज का है। मैं बगल वाले बेडरूम में चला जाता हूँ। लेकिन डॉक्टर संजय, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, आप मास्टर बेडरूम में रहिए,
मैं बच्चों के साथ बगल वाले कमरे में रह लूँगी। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा डॉक्टर जूली। आपके अलावा मेरे साथ इस वक्त कोई दूसरी महिला भी होती तब भी मैं उसे ही मास्टर बेडरूम में रहने के लिए कहता। ऐसा कहकर संजय दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर सभी डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आए तो दक्ष ने संजय से पूछा, अंकल क्या आपको कहानियाँ आती हैं? हाँ आती तो हैं, लेकिन बस 2 या 3। तो क्या आज मैं आपके पास सो सकता हूँ? मुझे सोते हुए कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और मॉम के पास अब नई कहानियाँ नहीं हैं। ओह श्योर बेटा, कहते हुए संजय ने दक्ष को गले से लगा लिया। मुझे सोने से पहले कहानियाँ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं मॉम के पास ही सोऊंगी। श्रीमा ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, अब तुम लोग जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर हम घूमने जाएंगे। जूली ने बच्चों से कहा। ओके मॉम। ईशान को जो हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स मिले थे उन्हें देखकर ईशान सहित उसके माता पिता यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर की आंखें भी आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सृष्टि उर्फ जूली को सर्जरी के बाद 2 स्वस्थ बच्चे हुए थे और उसे बच्चों सहित 4 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। ऑपरेशन के समय या उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्प्लिकेशन या डॉक्यूमेंट्स में कोई उल्लेख नहीं था। सारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद ईशान ने कहा, देखा डैड, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। हाँ, डॉक्टर जूली ही हमारी सृष्टि है, गौरी ठक्कर ने खुश होते हुए कहा। डैड, अब हमें दिल्ली जाकर डॉक्टर जूली को घर लौट आने के लिए कहना चाहिए। माँ की बात से उत्साहित होकर ईशान ने कहा। किस हक से तुम ये कह रहे हो ईशान? यशवंत ठक्कर ने थोड़ा गुस्से में पूछा। डैड वो, इतना कहकर ईशान सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। हरिद्वार में श्रीमा के सो जाने के बाद जूली अपने कमरे से बाहर आकर बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गई और अल्पज्ञ सी गंगा के तेज बहाव को देखते हुए कुछ सोचने लगी। गंगा हिमालय के पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए हरिद्वार से मैदानी इलाकों की ओर अपना सफ़र शुरू करती है, इसीलिए यहाँ गंगा का पानी बेहद निर्मल और काफ़ी ठंडा होता है। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो गंगा के ठंडे पानी को छूते हुए आ रही थी। इस कारण बालकनी में थोड़ी देर बैठती जूली को सिहरन सी महसूस होने लगी। वह उठकर कमरे में जाने लगी। तभी बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और संजय भी बालकनी में आ गए। संजय को देखकर जूली ने पूछा, क्या दक्ष सो गया? जूली को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर संजय ने कहा, हाँ, क्या आप अंदर सोने जा रही हैं? हाँ, मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठी हूँ और मुझे अब थोड़ी सी सिहरन सी महसूस हो रही है, इसीलिए अंदर जा रही हूँ। क्या थोड़ी देर और रुक सकती हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर संजय, कहिए, जूली ने बालकनी में रखी चेयर पर बैठते हुए कहा। संजय जूली की चेयर के बगल वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, मेरे साथ हरिद्वार आकर आप खुश तो हैं ना डॉक्टर जूली? बच्चे बहुत खुश हैं। मुझे बच्चों की नहीं, आपकी फीलिंग जाननी है। डॉक्टर संजय, आपके साथ बच्चों को लेकर पिकनिक पर जाना या फिर हरिद्वार आना, ये सब मेरे लिए एकदम नया अनुभव है। मैं खुश हूँ या नहीं ये समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं यही जानना चाहता था, मेरे साथ आपको कंफर्टेबल लगता है या नहीं? यहाँ अब ठंड लग रही है ना? जूली ने अपने दोनों हाथ सिकुड़कर बांधते हुए कहा। हाँ, और अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह 5 बजे तक हमें हर की पौड़ी के लिए निकल जाना होगा। हाँ, सुबह की गंगा आरती अद्भुत लगती है, आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। क्या आपने पहले अटेंड की है ये आरती? हाँ, एक बार पहले बाबा के साथ आई थी। संजय ने देखा कि ऐसी बातें करते हुए जूली के चेहरे पर खुशी की एक अद्भुत चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हम कल फिर से उसी शांति में डूबेंगे, लेकिन अब हमें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर संजय। संजय गुड नाइट बोलकर कमरे में चला गया, लेकिन जूली वहीं खड़ी रही और गंगा के लहरों को काफ़ी देर तक देखती रही। जब बढ़ती गंगा से उसे छींक आने लगी तब वह अपने कमरे की ओर चली गई। मुंबई में, बेटा तुम जूली को वापस क्यों अपने पास लाना चाहते हो? सच सच बताना। गौरी ठक्कर ने ईशान को चुप देखकर पूछा। मॉम, मैं अपने बच्चों से मिला हूँ
और उनसे एक अलग ही तरह का मुझे लगाव महसूस हो रहा है। और क्या? खुलकर बोलो, गौरी ठक्कर ने कहा। और मैं अपनी पत्नी जीनी से तंग आ चुका हूँ। मैं एक सुखी जीवन जीना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ। और तुम्हें लगता है कि जूली तुम्हारे साथ चली आएगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर देगी? हाँ, यशवंत ठक्कर ने कहा। जी डैड, मैं ऐसी कोशिश तो कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम कोशिश करो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, गौरी ठक्कर ने स्नेह से कहा। लेकिन मन ही मन वो सोचने लगी, कैसी परवरिश दी है मैंने, जो मेरा बेटा इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। वह जूली को इसीलिए पाना चाहता है कि ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और वो अपने बच्चों का सुख भोग सके। एक बार भी ये नहीं सोच रहा है कि उस लड़की की खुशी किसमें है, या क्या वो उसे कोई खुशी दे पाएगा। अपनी माँ को चुपचाप कुछ सोचते हुए देखकर ईशान ने पूछा, आप क्या सोच रही हैं मॉम? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, गौरी ठक्कर ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहा। क्या तुम अभी दिल्ली में ही रहोगे? यशवंत ठक्कर ने पूछा। यस डैड, दिल्ली के कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए वहीं रहूँगा। आज शाम की मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है। ऐसा है तो वहाँ एक फ्लैट और ऑफिस ले लो, ऐसे कब तक होटल में पड़े रहोगे? ओके डैड, दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले यही करता हूँ। जीनी लगातार मिली हार के बाद हार मानने को तैयार नहीं थी। बलबीर के हाथों लुट जाने के बाद वह दूसरा प्लान बना रही थी। सोफे पर लेटे लेटे मोबाइल देखते हुए जीनी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से ईशान को कॉल किया। हाय डार्लिंग, क्या है बोलो, तुम कब आ रहे हो? आई मिस यू। क्या बात है, तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए क्या? मुझे पैसे की नहीं, तुम्हारी चिंता है बेबी। आज शाम की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बाय, लव यू। ईशान ने जीनी को कोई जवाब दिए बिना ही कॉल कट कर दिया। जैसे ही ईशान एयरपोर्ट से होटल पहुंचा, जीनी दौड़कर उसे लिपट गई और बोली, ओह जानू, तुमसे दूर रहकर मैं कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन तुम तो मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है। तुमसे अलग रहकर मुझे एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच डार्लिंग। अच्छा छोड़ो, मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉल करना है। ऐसा कहकर ईशान ने ज़बरदस्ती जीनी की पकड़ से खुद को मुक्त किया और एक प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करके बोला, हेलो मिस्टर मेहरा, कर्नाट प्लेस में एक ऑफिस और साउथ एक्स में एक फ्लैट मुझे जल्द से जल्द दिलवाओ। ओके सर, मैं विद इन वीक दिलवा दूंगा। मिस्टर मेहरा से बात कर ईशान ने जैसे ही फ़ोन बंद किया, जीनी फिर से दौड़कर ईशान से लिपट गई और बोली, ओह हनी, तुम मेरे लिए एक फ़्लैट ले रहे हो ना? ईशान अब जीनी के इस नाटक से चिढ़ चुका था। उसने खुद को जीनी की पकड़ से आज़ाद किया और उसे हल्का सा धक्का दिया और अपने बेडरूम में चला गया। हरिद्वार में सुबह सुबह जूली संजय और बच्चों के साथ हर की पौड़ी पहुंच चुकी थी। वहां अभी आरती शुरू होने में कुछ मिनटों की देर थी। जूली, संजय और बच्चे सभी गंगा के किनारे बैठ गए और आरती शुरू होने का इंतजार करने लगे। संजय ने जूली से पूछा, डॉक्टर जूली, यहाँ गंगा आरती की शुरुआत किसने की थी? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी स्थापित किया था। अच्छा, आरती शुरू होने वाली ही थी, इसीलिए संजय ने आगे बात नहीं बढ़ाई। अचानक शंखों, घड़ियालों और घंटियों की आवाज़ से वातावरण गूंज उठा और एक साथ सैकड़ों दीपक दमक उठे। आसमान में सूर्योदय की लालिमा के साथ ही गंगा आरती की आरती शुरू हो चुकी थी। हर की पौड़ी पर गंगा की धारा को शांत कर दिया था, मानो लगातार बहते रहने की थकान उतारने के लिए गंगा लेटी हुई हो। पूरा वातावरण एक अद्भुत स्वर से भरा हुआ था। पक्षियों की कलरव में समाई आरती के शंखों, घंटों और घड़ियालों की ध्वनि मंत्रों के साथ मिलकर एक अलौकिक शांति का अनुभव करा रही थी। ऐसा लगता था मानो जीवन की सभी चिंताएं इस ध्वनियों में घुलकर गंगा में विसर्जित हो गई हो। आरती की आध्यात्मिक में खोए संजय की निगाह अचानक जूली के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिली हुई थी और सूर्योदय की लालिमा से उसका चेहरा अद्भुत सौंदर्य से दमक रहा था। संजय जूली के चेहरे के सौंदर्य में जैसे खो सा गया था। उसकी तरंदा तब टूटी जब अचानक जूली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, डॉक्टर संजय, चलिए आरती समाप्त हो गई।
हाँ चलिए, अचमचा कर कहते हुए संजय उठ खड़ा हुआ। तभी उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और घबरा कर बोला, अरे दक्ष किधर चला गया? दक्ष गंगा में दीप प्रवाहित करने गया है, उधर देखिए, जूली ने मुस्कुराते हुए कहा। संजय ने जूली की बताई हुई दिशा में देखा तो गेहुआ वस्त्र पहने हुए एक युवा स्त्री दक्ष को अपने हाथ का सहारा देकर दीप प्रवाहित करवा रही थी। लेकिन साथ में वो कौन है? चिंता मत कीजिए डॉक्टर संजय, वो अनुराधा है, हमारे गांव में रहने वाली है और मुझे जानती है, जूली ने कहा। तभी अनुराधा दक्ष का हाथ पकड़े हुए जूली के पास आकर बोली, दीदी तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा और होनहार है, तुम्हारे मन में इसके लिए खास स्नेह है, इसीलिए कह रही हो, जूली ने मुस्कुराते हुए अनुराधा से कहा और फिर संजय की तरफ इशारा करते हुए बोली, इनसे मिलिए, ये डॉक्टर संजय हैं, मेरे कलीग। और डॉक्टर संजय, ये अनुराधा है, हरिद्वार की सन्यासी, सारे कर्म कांड कराती हैं लेकिन मन में वैराग्य रखती हैं। इतनी कम उम्र में ऐसा वैराग्य क्यों? संजय ने अनुराधा के नमस्कार का उत्तर देते हुए पूछा। इस सवाल को अभी रहने दीजिए डॉक्टर संजय, आप पहले अपनी पत्नी और बेटी का पिंडदान कर लीजिए, अनुराधा करवा देगी, मैंने कल ही इससे फ़ोन पर बात कर ली थी, जूली ने कहा। हाँ, कैसे और क्या करना होगा और इसके लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी, उसकी सूची मुझे दे दीजिए अनुराधा जी, मैं अभी सारा सामान खरीद कर ले आता हूँ, संजय ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। आपको किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है, दीदी ने फ़ोन के बाद ही मैंने सारी सामग्री मंगवा ली थी और पूरी तैयारी कर ली है, कृपया आप चलकर अपना कार्य पूर्ण कर लें। क्या मैं अकेले चलूँ आपके साथ? संजय ने पूछा। जी यजमान, बस आपके पास जो पुलिया पार करके दूसरी तरफ चलेंगे वहीं पिंडदान के लिए जो स्थल बना हुआ है वहीं हम पूरा कर्मकांड संपन्न करेंगे, अनुराधा ने कहा। डॉक्टर संजय, आप अपना काम करके आइए, तब तक मैं बच्चों के साथ यहीं पर बैठती हूँ, जूली ने संजय से कहा। ठीक है डॉक्टर जूली, इतना कहकर संजय अनुराधा के साथ पिंडदान करने के लिए चला गया। जूली बच्चों के साथ गंगा के किनारे बैठ गई। तभी श्रीमा ने कहा, मम्मा मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है मम्मा, दक्ष ने श्रीमा की बात का समर्थन करते हुए कहा। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को कुछ खिलाती हूँ। ये कहते हुए जूली दोनों बच्चों के साथ गंगा पर बनी पुलिया पार करके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। दिल्ली पहुंचकर ईशान अब जल्दी जल्दी जूली और बच्चों से मिलना चाहता था, इसीलिए वह सुबह होते ही स्कूल चला गया और प्रिंसिपल से दक्ष और श्रीमा के बारे में पूछा। दक्ष और श्रीमा अभी कहाँ हैं? उन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। सर, उन दोनों की मॉम शायद उन्हें किसी ट्रिप पर लेकर गई हैं, 4 दिनों के लिए, उन्होंने मुझे कल कॉल करके बताया था। ट्रिप पर? कहाँ? सर मुझे ये तो नहीं मालूम। यह सुनते ही ईशान बौखला गया और उसने तुरंत नागरिक मंत्रालय में अपने कॉन्टैक्ट को कॉल करके कहा, मैंने तुम्हें इतने पैसे डॉक्टर जूली को कहीं भी जाने से रोकने के लिए दिए थे, फिर वो यहाँ से कैसे चली गई? सर, मैंने सख्त आदेश सभी एयरलाइंस को दे दिए थे कि किसी भी हालत में डॉक्टर जूली को फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाए। मैं अभी सबसे कॉल करके कंफर्म करता हूँ कि कहीं गलती से किसी फ्लाइट ने डॉक्टर जूली की बोर्डिंग क्लियर तो नहीं कर दी। हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। 2 दिन पहले तक देख के सभी पैसेंजर की लिस्ट चेक करवाओ। यस सर। लेकिन ईशान को इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने जूली के हॉस्पिटल जाकर पता लगाने का फैसला किया। अगले 1 घंटे के अंदर वह जूली के हॉस्पिटल के डायरेक्टर के कैबिन में बैठा उससे जवाब तलब कर रहा था। मुझे सच सच बताइए कि डॉक्टर जूली कहाँ गई हैं? आपने उसे छुट्टी क्यों दी? क्या इतने पैसे हॉस्पिटल को मैंने इसीलिए दिए थे कि आप लोग मनमानी करें? थोड़ा रुकिए सर, मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। डॉक्टर जूली कहाँ गई हैं ये मुझे नहीं मालूम। डायरेक्टर के इतना कहते ही ईशान बुरी तरह से भड़क गया और बोला, नहीं मालूम तो पता लगवाइए। हॉस्पिटल में कोई तो होगा जिसे मालूम होगा। यस सर, मैं अभी अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ कि पता लगाने के लिए। और जहाँ तक सवाल डॉक्टर जूली की लीव अप्रूव करने की है तो हम उसे किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। डॉक्टर जूली कहाँ गई है ये बात जल्दी से जल्दी पता करवाइए। यस सर, हरिद्वार में। बच्चों को नाश्ता कराकर जूली काफ़ी देर तक बैठी रही, लेकिन ना तो संजय का कोई फ़ोन आया और ना ही वो खुद लौटा। जूली ने संजय को कॉल लगाया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी जूली ने अनुराधा को कॉल करके पूछा, अनुराधा क्या डॉक्टर संजय का कर्मकांड पूरा हो गया?
जी दीदी, वो तो लगभग आधा घंटा पहले ही पूरा हो गया। क्या कोई खास बात? क्या कर्मकांड पूरा होने के बाद डॉक्टर संजय ने कुछ कहा? नहीं दीदी, बस कर्मकांड के बाद मेरी दक्षिणा दी और चुपचाप उठकर चले गए। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल तुम्हारे आश्रम में आकर मिलती हूँ। जी दीदी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगी। डॉक्टर संजय का इंतजार करते करते लगभग जूली को 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जूली ने अपना नाश्ता किया और कैब लेकर होटल लौट आई। होटल में भी इंतजार करते करते दोपहर बीत गई और शाम होने को आ गई, लेकिन संजय का कहीं कोई अता पता नहीं था। अब जूली को उनकी चिंता होने लगी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे आशंका होने लगी कि कहीं डॉक्टर संजय के साथ कोई कुछ बुरा तो नहीं हो गया, या फिर कहीं कोई उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अपनी ही आशंकाओं में वह घबरा उठी। संजय एक जिम्मेदार इंसान है, वह इतने दिनों से अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसीलिए बार बार किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन कांप उठ रहा था। दक्ष और श्रीमा भी जूली से बार बार संजय के बारे में पूछ चुके थे। उन्हें जूली ने झूठ बोलकर बहला दिया था, लेकिन वो खुद अपने मन में डरी हुई थी, किसी भी तरह खुद को समझा नहीं पा रही थी। अंततः बहुत सोचने के बाद उसने संजय को ढूंढ निकालने का फैसला किया। बच्चों को समझाकर वह उन्हें होटल में छोड़ आई और खुद संजय को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, हाइप का बटन दबाइएगा।